हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस इक्वल टू W1, W2, W3, W4, W5, W6 और W7। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज निकाल के दे रखी हैं W1 से लेके W7 तक। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं और कौन सी नहीं हैं। अब देखो, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो हमारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं या नहीं हैं। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, हमारी इवेंट्स होते हैं, उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम अगर हमारा 1 के इक्वल आ जाए तो वो हमारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। बस यही एक छोटा सा रीजन होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, हमारा 1 के इक्वल होना कंपलसरी होता है, क्योंकि सभी की वैल्यू का सम हमारा प्रोबेबिलिटी में 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे हमने इसी ट्रिक से हमें क्या करना है, चेक करना है कि किसी इवेंट के अंदर ये हमारे पास 7 सैंपल स्पेस दे रखे, इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। ठीक है, W1 की 0.1 है, W2 की 0.01 है, W3 की 0.05 है। तो इनकी हमें यह बताना है कि ये हमें सैंपल स्पेस करेक्ट दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो ए पार्ट के अंदर चलो, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अगर इन सब का सम 1 के इक्वल आ गया तो पॉसिबल है प्रोबेबिलिटीज, नहीं तो नहीं है। अब यहां पे क्या दे रखा है, 0.1 प्लस में 0.01 प्लस में 0.05 प्लस में 0.03 प्लस में 0.01 प्लस में 0.2 प्लस में 0.6। इनको ऐड करो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट करेंगे, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 0 एक हमारा कैरी चला गया, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और एक कैरी 10, ये 0 हो गया पॉइंट। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 1 कैरी गया था तो 1.00 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो ये हमारी क्या है, असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर वैलिड है ये हमारी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैलिड प्रोबेबिलिटी। बी पे चलते हैं, क्या दे रखा है, W1 की वैल्यू 1/7 प्लस 1/7, सभी की 1/7 है, तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस में 1/7। अब इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, 7, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 7/7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, वैलिड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सभी की सभी वैल्यूज का, इवेंट्स का सम जो आया है सैंपल स्पेस का, वो कितना आया है, 1 के इक्वल। सी पे चलते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐड कर लो, 0.1 प्लस में 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 0.5 प्लस में 0.6 प्लस में 0.7 किसके इक्वल आएगा, 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 25 और 28, मतलब 2.8 आ गया इनका सम, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, नॉट वैलिड। बिल्कुल सिंपल तरीका है। नेक्स्ट पे चलो, डी पे। अब यहां पे देखो, ये -0.1 दे दिया, ये यहां पे भी माइनस दे दिया, तो इनका सम करने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट वैलिड, बस ये लिख देना है कि नेगेटिव वैल्यूज हमारी वैलिड नहीं होंगी। लास्ट देखते हैं इसका ई क्या है। ई के अंदर क्या दे रखा है हमारा, 1/14 2/14 3/14, इस तरीके से लिख देंगे, 1/14 प्लस में 2/14 प्लस में 3/14 प्लस में 4/14 प्लस में 5/14 प्लस 6/14 और प्लस में 15/14। तो यहां पे देखते हैं क्या आता है। तो इनका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा। ऊपर देख लेते हैं, सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये, 15 और 6 21 26 30 33 35 36 36/14 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है,
तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉट वैलिड वैल्यूज हो जाएंगी। बस इस तरीके से चेक करना है। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर। एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th बेस है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फेस ऑन द कॉइन क्या होते हैं। फेसेस ऑन कॉइन क्या होते हैं हमारे, हेड और टेल। 2 फेस होते हैं। कितने टाइम टॉस किया गया है, 2 टाइम। कॉइन टोस्ट 2 टाइम्स, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे हमारे, 2 की पावर 2, जितने भी दे रखे हैं 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो वो सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, एक बार तो हेड हेड दोनों पे आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है, और एक बार दोनों पे टेल आ सकता है। ये पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे हमारे। मतलब टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने हो गए, 4। अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी है वो देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर, मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। ज्यादा वो भी हो सकते हैं हमारे, एटलीस्ट क्या कहा है, 1 टेल होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं हमारे, 3 हो सकते हैं। ये भी तीनों केस काउंट होंगे हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ऐसे ही तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी चीज की। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, और टेल टेल भी हो सकता है। मतलब 3 सैंपल स्पेस हमारे यहां पे इवेंट के हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, यहां पे ध्यान से देखो, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4। तो 3/4 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। क्लियर। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को फेंका गया, थ्रो किया गया है, उसके बेसिस पे हमने इन 5 अपने इवेंट्स के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका, फेसेज ऑन ए डाई। जब हम एक डाई को फेंकेंगे तो कौन कौन से फेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फेस भी बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। ए प्राइम नंबर विल अपीयर, क्या होना चाहिए, यहां पे टोटल 6 हमारे सैंपल स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट के अंदर क्या कहा है, प्राइम नंबर विल अपीयर। ये इवेंट ए मान लेते हैं। इसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे यहां पे, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही लगाना है हमें, एक बार लिख देता हूं मैं यहां पे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, अपॉन में टोटल आउटकम्स क्या है, 6। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर जो है 3 से बड़ा या 3 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा बी इवेंट मान लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो टोटल एलिमेंट जो हो गए हमारे कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगी हमारी, 4/6, मतलब 2/3। सिंपल था, आ गया समझ में। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ध्यान से सुनो क्या कहा है, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, नंबर या तो 1 हो या 1 से लेस हो। अब इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेस हैं, एक भी नहीं है, और 1 कितने हैं, अकेला है। तो यहां पे इसको सी के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो अकेला 1 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी हमारी, 1 बाय टोटल आउटकम 6, तो 1/6 हो जाएगी। ये क्लास 10th में कर रखे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूं यहां पे। फोर्थ इवेंट पे चलते हैं। ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। इसके अंदर ये देखो 6 से बड़े नंबर कौन से हैं, कोई भी नहीं है।
तो डी इवेंट जो होगा उसके अंदर हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो कोई भी नहीं होगा, 5 होगा, नल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट क्या हो जाएगी हमारी 0/6। तो कितनी आ गई 0, इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। नंबर जो है 6 से कम होना चाहिए, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं 6 से कम हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है, नंबर लेस देन 6, इक्वल टू 6 नहीं बोला है उसने, लेस देन 6 होने चाहिए। तो हमारे इवेंट जो है एफ इवेंट, इसके अंदर इवेंट, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी हमारी 5/6। ये 5 एलिमेंट्स हैं और टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारी 6, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी फिफ्थ पार्ट की। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड 52 कार्ड्स में से सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे हमें इनके आंसर देने हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने हमारे पॉइंट्स होंगे ये हमने बताना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या है टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं 52। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। एक कार्ड निकालना है हमें, तो हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। अब भाई वो एक कार्ड कोई भी हो सकता है हमारे 52 के 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो यहां पे टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल एलिमेंट इन पैक वो क्या है 52। तो उन 52 में से कोई भी एक हमारा कार्ड निकल सकता है। सो पॉइंट आर वो भी कितने होंगे हमारे 52 में से कोई भी हमारा कार्ड पिक किया जा सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्का ही आए, दुग्गी तिग्गी चुग्गी, मतलब जैक किंग क्वीन जो भी है वो कोई भी निकल सकता है और किसी भी कलर का निकल सकता है, ठीक है। तो हमारे 52 के 52 पॉइंट्स हमारे यहां पे काउंट होंगे। बी इवेंट पे चलते हैं, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। कार्ड जो है पहली बात तो एस होना चाहिए और स्पेड्स का होना चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड्स होंगे हमारे एस जो होंगे, एस कितने होते हैं 4 होते हैं और चारों अलग अलग होते हैं हमारे। तो स्पेड का क्या होता है, एक सिंगल कार्ड होता है। तो यहां पे कार्ड ऑफ एस ऑफ स्पेड कितने होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 52, तो 1/52 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात। थर्ड पे चलते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एक इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूरे कार्ड्स में इक्के कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन पैक ऑफ कार्ड एस आर कितने होते हैं हमारे 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 4 अपॉन में 52। बस सिंपल है, 4/52। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1/30। दूसरी क्या कर रखी है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे ब्लैक कार्ड इन पैक, ब्लैक कार्ड इन पैक कितने होते हैं 26 रेड कलर के 26 ब्लैक के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर की क्या हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम 26 टोटल 52। तो 26 1 जा 26 1/2 प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड ए फेयर डाई आर बोथ टोस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 और 12। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि एक तरफ 1 मार्क है, एक तरफ 6 मार्क है और साथ में डाई को थ्रो किया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझो। जैसे हमारा ये कॉइन होता है, इसके ऊपर एक साइड क्या होता है हेड होता है हमारा, एक साइड टेल होता है। बस उसने क्या किया, हेड और टेल की जगह क्या कर दिया कि एक फेस पे तो 1 मार्क कर दिया और टेल वाले फेस पे उसने 6 मार्क कर दिया। बस ये काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। और इनके साथ में उसने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया है। तो इसके जो भी हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे पहले तो वो लिखने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि सम जो है हमारा 3 हो।
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सम 12 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बस ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट है क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है यहां पे फेसेज ऑफ कॉइन लिखने हैं हमें। पहले फेसेज ऑफ कॉइन, कॉइन के कौन कौन से फेस होंगे हमारे, वैसे तो हेड और टेल होता है, बट यहां पे क्या है 1 और 6 होगा। या तो 1 आएगा कॉइन टॉस करेंगे या फिर 6 आएगा। उसके बाद साथ में एक डाई को थ्रो करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फेसेज ऑन ए डाई। डाई के ऊपर कौन कौन से फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। क्लियर है। तो यहां पे हमारे क्या लिखेंगे अब, सैंपल स्पेस ऑफ, टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे। देखो पहले मैंने कॉइन टॉस किया, 1 आ गया। 1 के बाद हमारे डाई के ऊपर इनमें से कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या क्या हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे, कॉइन पे 1 आया है, डाई पे भी 1 आ सकता है। कॉइन पे अगर 1 आया है तो डाई पे 2 आ सकता है। कॉइन पे 1 आया है तो डाई पे 3, 1 4, 1 5 और 1 6। अगर मान लो 1 और 6 ना होते, हेड और टेल होता, तो हेड के साथ हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 इस तरीके से बनाते। बट हेड की जगह 1 है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बन गया। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कहा है, अगर मान लो दूसरे फेस कॉइन को टॉस किया और 6 आ जाए, दूसरा फेस आ जाए कॉइन का, तो यहां पे हमारे सैंपल स्पेस क्या बन जाएंगे, 6 के साथ डाई पे 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी, 6 के साथ 3 भी, 6 के साथ 4 भी, 6 के साथ 5 भी और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हमारे यहां पे बन सकते हैं। क्लियर हो गए। अब यहां पे चलते हैं, अपनी कंडीशंस क्या दे रखी हैं, मतलब इवेंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट पार्ट में इसको अपने पास से मान लेंगे हम, फॉर इवेंट ए सम इज 3। सम कितना होना चाहिए, 3। तो यहां पे देखो हमारे पास कौन से ऐसे सैंपल स्पेस है जिसके अंदर हमारा सम जो है 3 आ रहा है, ओनली 1 है। ये 1 + 2 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3। और किसी में भी सम हमारा 3 नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n ऑफ a इज इक्वल टू किसके है, 1, 2। मतलब एक ही हमारा एलिमेंट ऐसा है जिसमें हमारा सम जो आएगा 1, 2 आएगा। ठीक है। और पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या है, n ऑफ s। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला जरूर लिखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 अपॉन में 12। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। बस थोड़ा सा टाइम इसी में इसीलिए लगा है, मैंने अच्छे से समझाने की ट्राई की है। दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सम जो है वो कितना होना चाहिए हमारा, 12 होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर इवेंट बी, ये इवेंट बी मान लेते हैं, सम इज 12। तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इनमें देखो 12 सम किसका आ रहा है, 6 + 6 यही आ रहा है बस। तो एक ही हमारे पास एलिमेंट है 6 6। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1। और हमारे n ऑफ s कितने थे, हमारे टोटल सैंपल स्पेस 12 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, यही फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 12। दिस इज द आंसर। देयर आर 4 men and 6 women on the city council if one council member is selected for a committee at random। क्या कहा है यहाँ पे, एक सिटी काउंसिल के अंदर 4 men हैं एंड 6 वुमेन हैं, और कमेटी के लिए हमने क्या करना है, एक मेंबर को सिलेक्ट करना है उनमें से। देन हाउ लाइकली इज दैट इट इज ए वुमेन। हाउ लाइकली वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो वुमेन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने यहां पे फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर किया करो, तब क्वेश्चन पे मूव ऑन करिए, तब भी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। पहले ये देखो गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस यही काम होता है मैथमेटिक्स का। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी
सबसे पहले देखो हमारे पास मैन कितने हैं, 4 है, वुमेन्स कितनी है, 6 है। तो लिखेंगे हम यहां पे इन सिटी काउंसिल, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपका। इन सिटी काउंसिल मेंस आर कितने हैं, 4। इन सिटी काउंसिल वुमेन्स आर, वुमेन कितनी है हमारी यहां पे, 6 हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, टोटल मेंबर वो कितने हो गए, 6 + 4 मतलब 10 मेंबर्स हमारे पास यहां पे टोटल है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, वुमेन की, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मान लो ये एक तरीके से हमारा क्या है, इवेंट है, तो यहां पे इसको क्या मान लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है, वुमेन्स कितनी है हमारी, 6 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी, 10। तो 10 में से हमारी 6 सेलेक्ट होनी है, 6 में से मतलब एक वुमेन सेलेक्ट होनी है। तो टोटल वुमेन्स कितनी थी, 6, कोई भी सिलेक्ट हो सकती है, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10। तो 6/10 क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। इसको कट भी कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 3/5 क्या हो गई यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। दिस इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, क्या कहा है, कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है। एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप फ्रॉम द सैंपल स्पेस। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, 4 बार हमें क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। अब 4 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हेड 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 हेड, इस तरीके से भी आ सकते हैं, हेड टेल ऐसे भी आ सकते हैं, बहुत सारी हमारे केसेस बन जाएंगे, 16 केसेस। अब उसने क्या कहा है, अगर मान लो कॉइन टॉस किया और हेड आ गया, हेड आने पे उसको क्या मिल रहा है, ₹1 मिल रहा है। अगर मान लो टेल आ जाए तो उसको ₹1.5 का नुकसान हो जाता है, लूज कर देता है, वो लॉस हो जाता है उसको ₹1.5 का। तो उसने ये बताया है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेंगे उसमें वो कितने रुपए अर्न कर सकता है और कितने रुपए उसको लॉस हो सकता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट समझ में आई, नहीं आई है, थोड़ा सा डाउट है, अभी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, बेफिक्र रहो। ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले देखो कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 4 टाइम्स। सॉल्यूशन पे ध्यान दो, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो इसके पॉसिबल सैंपल स्पेस लिख दो, बस अब ये बता दो आप। देखो क्या क्या हो सकते हैं, चारों के चारों हेड आ सकते हैं हमारे, 16 सैंपल स्पेस बनेंगे। मैं एक बार राइट डाउन कर दूं, वीडियो लंबी ना होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस। ध्यान से देखो क्या बनाए हैं हमने, चारों हेड भी आ सकते हैं हमारे, 3 हेड 1 टेल भी। फिर हमने क्या करना है, इस टेल की पोजीशन चेंज करते चले जाओ, ये बन गए हमारे। फिर 2 हेड 2 टेल भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर टेल हेड की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, ये हो गई यहां तक। फिर क्या है, 3 टाइम्स टेल भी हो सकता है, 1 टाइम हेड भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गई। और चारों के चारों हमारे टेल भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हमारे टोटल आ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से सुनो। हेड आ जाए तो उसको ₹1 मिल रहा है, और टेल आ जाए टॉस के टाइम पे तो उसको ₹1.5 ₹1.50 उसको नुकसान हो रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने उसका प्रॉफिट और लॉस देखना है, बस ये काम है। सबसे पहले देखो, मान लो फर्स्ट केस, इफ, ये हम इवेंट नाम रख सकते हैं इनका। तो यहां पे क्या लिखेंगे पहले, इफ 4 हेड्स अक्कर, अगर चारों के चारों हेड आ जाए हमारा, ये आ गए, तो क्या होगा। देखो हेड आने पर उसको ₹1 का बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार हेड आया ₹1 मिल गया, 2 बार हेड आया ₹2 मिल गए, 3 बार हेड आया ₹3, 4 बार हेड आया तो ₹4 का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब ₹4 उसके पास आ जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। दूसरी बात, इफ आगे क्या है, 3 हेड 1 टेल आ जाए, 3 हेड एंड 1 टेल अक्कर, तो क्या होगा हमारे पास। देखो केस कितने हैं ऐसे जिसके अंदर 3 हेड 1 टेल हो, 1 2 3 और 4 केस ऐसे हैं हमारे पास जहां पे 3 हेड 1 टेल है।
अब 3 हेड 1 टेल आएगा तो उसको बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो अभी देख लेते हैं। 3 हेड आने के उसके बाद क्या होगा, 3 इंटू 1, 3 बार हेड आएगा तो 1 रुपया मिलेगा, 3 इंटू 1 हो गया। और टेल आने के बाद उसको 1.5 रुपये का नुकसान होता है 1.5 का, तो -1.5। अब यहां पे देख रहे हो 3 में से 1.5 करेंगे तो क्या आ गया, 1.5 रुपीज का उसको बेनिफिट हो रहा है इस कंडीशन में भी। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, इफ 2 हेड एंड 2 टेल अक्कर। क्या है, 2 हेड और 2 टेल अक्कर। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा या लॉस होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो 2 हेड 2 टेल, कितने केसेस हैं हमारे पास ऐसे 2 हेड 2 टेल के, 1 2 3 4 5 6 केस ऐसे हैं जहां पे 2 हेड और 2 टेल हैं। ठीक है, अब 6 केस है तो यहां पे पहले हम देख लेते हैं 2 हेड और 2 टेल आने पर उसको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। मतलब कंडीशन ऐसे हो सकती है, हेड हेड टेल टेल। 2 बार हेड आएगा तो 2 इंटू 1, 2 बार 2 रुपए मिल जाएंगे उसको। 2 बार टेल आया तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1.5। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, 2 1 जा 2, माइनस में 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना आ गया 3, तो -1 रुपीज। मतलब 1 रुपए का लॉस हो जाएगा उसको जब 2 हेड 2 टेल आएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या बच गया हमारा, अब हमारा है मान लो 3 टेल आ जाए 1 हेड आई, तो यहां पे ये भी कंडीशन हो सकती है, इफ 3 यहां पे क्या लिखेंगे, 1 हेड एंड 3 टेल अक्कर। इस केस में क्या होगा, 1 हेड और 3 टेल के केस में, तो मतलब ऐसे होगा हेड टेल टेल टेल, तो बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो देखते हैं। 1 हेड आया तो 1 रुपया मिल गया उसको, 3 टेल आएंगे तो 3 इंटू 1.5, ऐसे ही तो करेंगे। देखो ध्यान से, हेड आया 1 रुपया मिल गया आपको, दूसरा टॉस किया टेल आ गया 1.5 का लॉस हो गया, फिर टेल आ गया फिर 1.5 का लॉस हो गया, फिर टेल आ गया फिर 1.5 का लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हुआ वो देखो, 1 माइनस यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जो है 4.5, 4.5 में से 1 गया तो माइनस का 3.5 रुपीज का लॉस हो रहा है यहां पे भी, इस कंडीशन में भी। लास्ट कंडीशन क्या बचेगी, चारों के चारों टेल आ जाए, इफ 4 टेल अक्कर, चारों के चारों टेल आ जाए, मतलब ये कंडीशन हो तो भाई दिखती बात है, मैं क्लियरली दिख रहा है लॉस ही होगा। 4 मल्टीप्लाई 1.5, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा 6 रुपीज का लॉस। इसको माइनस से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये टेल में हमारे लॉस ही हो रहा है। समझ में आ गए सारे के सारे केस, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखना है कि जो भी ये रुपए आए हैं यहां पे उसको बेनिफिट हो रहा था, ये भी बेनिफिट, ये लॉस ये लॉस ये लॉस, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से समझना कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ₹4। पहले केस में उसने ₹4 जीते थे, तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ऐसे ही तो निकलते हैं। अब ये देखो 4 रुपीज जो जीते हैं वो कितने केस हैं इनमें से, अब यहां पे हमने ध्यान नहीं देना, बस इनमें देखो एक ही केस ऐसा है जब वो 4 रुपए जीत सकता है ना, एक ही केस जब चारों हेड आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे हमारे 16, तो 1/16 प्रोबेबिलिटी होगी विनिंग ₹4 की। समझ में आ गया बात, क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.5 रुपीज। अब 1.5 रुपया भी जीत सकता है वो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विन ₹1.5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब 1.5 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी कब है उसकी, जब 3 हेड और 1 टेल आए। इन सारे केसेस में वो 1.5 रुपया जीतेगा, 1.5 रुपये जीतेगा। और 3 हेड और 1 टेल कितने केस हैं ये देख लो, 1 2 3 4 केस ऐसे हैं जिनमें 3 हेड और 1 टेल होगा। समझ में आ गई। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4, और टोटल आउटकम कितने थे 16, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1.5 रुपया जीतने की 1/4। समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगली प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी देखो ये क्या है -1, -1 मतलब लॉस हो रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ ₹1 ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगी, 1 रुपया कब लॉस कर रहा है वो, जब 2 हेड और 2 टेल हो। अब 2 हेड 2 टेल, इसमें कितने कंडीशंस हैं देखो, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 2 हेड 2 टेल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे केस है जिसके अंदर वो -1 मतलब 1 रुपया हार जाएगा।
तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 6/16 लिख दोगे ना ऐसे ही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करके। तो यहां पे क्या हो गया हमारा 3/8 प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस -3.5। तो लॉस ऑफ 3.5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कब हो रहा है ऐसा लॉस, 1 हेड 3 टेल आने पे। एक तो ये हो गया 1 हेड 3 टेल, 2 3 4 केस ऐसे हैं जब उसको 3.5 रुपए का लॉस होगा। तो 4/16 हो गई प्रोबेबिलिटी, मतलब 1/4। क्लियर। लास्ट जो लॉस है वो कितने रुपए का है, 6 रुपीज का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ ₹6 कितने केस है, एक ही केस ऐसा है जब 6 रुपए का नुकसान होगा उसको, तो 1/16 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। बस सिंपल था, ये क्वेश्चन था। 3 कॉइन्स और टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड 2 हेड, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे। ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, बस हमें अपने सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, इवेंट्स के भी और टोटल भी, किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी आप इजीली अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। 3 कॉइन को टॉस किया गया, तो यहां पे लिखेंगे 3 कॉइन्स आर टोस्ट। अब कैसे पता चलता है हमारे कितने सैंपल स्पेस होंगे, ध्यान से सुनो। पहले ये देख लो टोस्ट किसको किया गया, कॉइन को। कॉइन के ऊपर फेस कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। तो 2 की पावर जितने टाइम्स भी टॉस किया गया वो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो सैंपल स्पेस अब अपने बना दो। यहां पे क्या हो जाएंगे, तीनों हेड हो सकते हैं, हेड हेड टेल भी हो सकता है। अब टेल को रेंडमली लिख दो, हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, 2 बार टेल 1 बार हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, और तीनों के तीनों हमारे टेल भी हो सकते हैं। अब देखो ये कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं। नहीं तो ऐसे रेंडमली लिखोगे ना गड़बड़ हो जाएगी और 8 के 8 लिखने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कैसे लिखते हैं। 2 बार हेड 1 बार टेल लिया है, अब टेल की पोजीशन चेंज करते रहो, पीछे था बीच में ले लिया, आगे ले लिया, फिर क्या किया, 2 टेल हेड ले लिया, हेड पीछे, फिर हेड की पोजीशन चेंज कर दो और लास्ट में तीनों टेल। ये होती है ट्रिक लिखने की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने 9 पार्ट्स की। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे क्या हो गए, n ऑफ s लिख देंगे, मतलब कितने हैं, 8। n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 8। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 हेड्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स किसके इक्वल हो जाएगी, इसको n ऑफ a अपॉन में n ऑफ s। एक फॉर्मूला लिख देंगे एक क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। बस ये फॉर्मूला एक में लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, n ऑफ a, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितनी है, 8। तो 1/8 हमारी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड के अंदर 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। इसको n ऑफ b अपॉन में n ऑफ s लिख लो, एबीसीडी तो आती होंगी ना, इवेंट बदलते रहना। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड देखो कितने केस में आ रहा है, 1 2 3 केस में आ रहा है, तो 3/8। बस सिंपल है। थर्ड पार्ट पे चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। ये ध्यान से वर्ड सुनना, क्या कहा है, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एट लीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखनी है। एट लीस्ट 2 हेड हमारे कहां पे है, देखो ये भी है, ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कितने केस हो गए, 4। समझ में आया, एट लीस्ट 2 हेड। तो यहां पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड n ऑफ c अपॉन में n ऑफ s, तो कितनी हो जाएगी 4/8, मतलब कितना आ गया 1/2। समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ऐसा भी केस हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है एक हेड हो, और ऐसा भी केस हो सकता है हमारे 2 हेड हो, बट 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड
तो भाई देखो, एक ये केस ऐसा है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, बाकी हमारे सारे केस लिए जा सकते हैं इसके अंदर। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ये भी केस ले सकते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है ना भी कोई हेड आए, ये 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, बट 3 नहीं होने चाहिए। तो 7 केस ऐसे हो गए। तो यहां पे n ऑफ d अपॉन में n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/8। बस सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड हमारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा है। n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s, एक भी हेड कौन से वाले केस में नहीं है, एक केस ऐसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/8 प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ के अंदर पूछा है 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी। भाई 3 टेल्स हमारा एक ही केस ऐसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। तो n ऑफ e के बाद क्या आता है हमारा f, n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी भी। अब ये मत करना रेगुलरली f e f g h i j ऐसे ही लिखने जरूरी है भाई, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं ये सोचो सर ABCD भी याद करवा रहे हो। अब 7th में चलते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल होने चाहिए हमारे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स की क्या होगी, 2 टेल्स कितने केस में है, 1 2 3, 3 ऐसे केस हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ g अपॉन में n ऑफ s मतलब 3/8। 7th के बाद 8th पे चलते हैं, पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। नो टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल मतलब कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो भाई इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अकेला एक ये केस है जिसके अंदर टेल नहीं है, तो n ऑफ h अपॉन में n ऑफ s क्या हो जाएगा 1/8। एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी टेल नहीं है, क्लियर है। 9th पार्ट पे चलते हैं। इसके क्या है, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, 2 टेल्स होनी चाहिए। भाई सारे केस हो जाएंगे हमारे, ये वाला केस नहीं होगा जिसके अंदर सारे टेल है। मोस्ट 2 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, कम से कम एक भी ना हो बेशक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल, तो क्या हो जाएगा यहां पे n ऑफ i अपॉन में n ऑफ s इज इक्वल टू 7/8। 7 इफ 11/2 is the probability of an event, what is the probability of the event not a? भाई क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट जरूर आता है क्वेश्चन। क्या कहा है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी 11/2 है, तो उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे है, इसके अंदर लिखने का ही तरीका है बस। अगर मान लो सॉल्यूशन इसका करना पड़ जाए, वैसे तो डायरेक्टली आप कर लोगे, अगर एमसीक्यू दे रखा हो, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या दे रखी है 11/2। 11/2 ही है या कुछ और है, देखते हैं एक मिनट। बुक के अंदर जो दे रखा है वो 2/11 दे रखा है, और मैंने तो ये नेट से लिए थे क्वेश्चंस, तो यहां पे 11/2 है बाय मिस्टेक, तो इसको आप 2/11 ही कर लो जो बुक के अंदर दे रखा है, 2/11। ठीक है, 11/2 से भी करके दिखाना और मुझे आंसर जरूर कमेंट करना। 2/11 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट इवेंट ए की। ये ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 थी, नॉट ऑफ इवेंट ए की निकालनी है हमें, क्या होगी, मतलब एक तरीके से ए डैश की वैल्यू निकालनी है। ए डैश क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, सिंपल सा तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो सम होता है ना हमारा प्रोबेबिलिटी का, वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉट ए की आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए लिख लो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगी 1 माइनस 2/11। एलसीएम लेंगे इसका तो 11 माइनस 2 तो कितनी आ गई 9/11। दिस इज द आंसर। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असाइनेशन। क्या है, असाइनेशन से हमें एक लेटर को चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए वोवल
और एक कंसोनेंट। हमें क्या करना है, हमें वोवल की और कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो असाइनेशन वर्ड में से हमें वोवल्स देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं और कंसोनेंट कौन कौन से हैं, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन वर्ड क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन वर्ड हमारे पास है ASSASSINATION, असाइनेशन। ठीक है, असाइनेशन वर्ड दे रखा है, यहां पे हमें वोवल्स की और कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड या फिर गिवन वर्ड, वो कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 में से सिलेक्ट होना है हमारा नंबर। तो यहां पे क्या हो गया 13, मतलब इसको n ऑफ s लिख देंगे, वो कितना हो गया हमारा 13। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब सबसे पहले हमें वोवल्स और कंसोनेंट देखने हैं, तो नंबर ऑफ वोवल्स देख लो इसके अंदर कितने हैं। अब वोवल्स क्या कौन कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, तो यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6, और कौन सा बच गया भाई, कोई और भी बच गया क्या, नहीं 6 ही है। तो नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, 6 हैं। अब नंबर ऑफ कंसोनेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ कंसोनेंट, नंबर ऑफ कंसोनेंट क्या होंगे, अब ये 6 हैं तो वो 7 बच गए। अब ऐसे काउंट करने मतलब जाना 1 2 3, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा क्वेश्चन करते टाइम। अब फर्स्ट क्या है, वोवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स क्या हो जाएगा, n ऑफ v अपॉन में n ऑफ s, मतलब नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, बस यही हमारे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। वोवल्स कितने थे 6 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 13, तो 6/13 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी वोवल्स की। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ सी अपॉन में n ऑफ s। कंसोनेंट हैं कितने 7 और टोटल हमारे पास वर्ड लेटर कितने थे 13, तो 7/13, बस ये प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। दिस इज द आंसर। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। क्या कहा है, एक लॉटरी के अंदर एक आदमी क्या करता है 1 से लेके 20 तक 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करता है, एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी ही विंस द प्राइज। अगर जो वो 6 नंबर जो सिलेक्ट करता है वो लॉटरी के साथ मैच हो जाते हैं जो कि फिक्स कर दिए गए हैं, किसके द्वारा, लॉटरी कमेटी के द्वारा, ही विंस द प्राइज, तो वो प्राइज को जीत जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, तो उसकी प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात है वो समझ लो। सबसे पहली बात क्या है, 1 से लेके 20 तक नंबर हैं हमारे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे यहां पे चलते चले जाएंगे, और कहां तक है 20 तक। इन 20 नंबर्स में से उसको कितने नंबर सिलेक्ट करके नंबर बनाना है, 6 नंबर। यहां से मान लो जैसे 2 पिक कर लिया, 4 पिक कर लिया, फिर 11 पिक कर लिया, फिर मान लो उसने 13 पिक कर लिया, 15 पिक कर लिया, फिर मान लो 18 पिक कर लिया। इस तरीके से उसने क्या करना है, रेंडमली अपना लॉटरी का नंबर बनाना है, 20 नंबर में से 6 नंबर सिलेक्ट करके। अब ये जो नंबर उसने बनाया है, अगर ये लॉटरी कमेटी द्वारा बनाया गया नंबर से मैच हो जाता है तो वो इनाम जीत जाता है, अदरवाइज नहीं जीतेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें जो वो नंबर सेलेक्ट करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है, माइंड के अंदर सेट हो गया होगा क्वेश्चन है क्या। अब देखो ध्यान से, अब जो वो 20 नंबर सेलेक्ट करेगा 1 से लेके 20 तक, तो भाई कोई भी 6 नंबर सेलेक्ट कर सकता है, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि वो पहले 6 नंबर सेलेक्ट करे या बीच के रेगुलर 6 करे, कहीं से भी रेंडमली पिक कर सकता है, और अपने इन 6 नंबर को भी वो रेंडमली आगे पीछे अरेंज कर सकता है। हिंट में भी दे रखा है यहां पे कि वो रेंडमली उनको आगे पीछे अरेंज कर सकता है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनो, हम यहां पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन परमुटेशन का चैप्टर कर रखा है ना अपने अच्छे से, तो बस यही चीज यहां पे करनी है। देखो अब क्या करना है, 6 डिफरेंट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक 6 डिफरेंट नंबर उसको सिलेक्ट करने हैं। तो क्या होगा, बस 20C6 हम फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन देख लेंगे कितने पॉसिबल 6 डिजिट्स के हमारे पॉसिबल
पेयर बन सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 20 से 6। तो इसको हम सोल्व आउट कैसे करते हैं, 20 है तो 20 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। ऐसे करते हैं इसको सोल्व आउट। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 20 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। क्यों किया 14 तक, क्योंकि 20 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 14 आने वाला है डिनोमिनेटर में। नीचे आ जाओ, 6 फैक्टोरियल को ओपन करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 20 माइनस 6 क्या हो गया 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। क्लियर है। और देख लेते हैं 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पे क्या आया मेरे पास, ध्यान से देखो, 20 की और 19 की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 380 मल्टीप्लाई, यहां पे 17 2 जा 34, 34 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 102। क्लियर है। अब 380 की 102 से मल्टीप्लाई कर लो, 380 की 102 से करेंगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 30, देखो 300 की 380 की 100 से करो तो 3800 हो गया हमारा, और 38,000 हो गया, और 80 की 2 से करेंगे तो 160। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 38,760 मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गई। तो इतने कॉम्बिनेशन जो हैं उसके पॉसिबल बन सकते हैं 6 नंबर के, रैंडमली आगे पीछे अरेंज कर करके। तो इतने नंबर में से उसको एक नंबर चूज करना है जो कि उसको जिता सकता है, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो टोटल पॉसिबल, टोटल 6 नंबर कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं हमारे 38,760, इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब उसको जीतने के लिए तो एक ही नंबर चाहिए, वो किस द्वारा फिक्स किया गया है, कमेटी द्वारा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर फिक्स्ड बाय द कमेटी, एक नंबर जो है वो कमेटी द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है, एक ही नंबर तो है जो फिक्स है जिससे हम प्राइज जीत सकते हैं, तो वो फेवरेबल आउटकम हो गया, वही आना जरूरी है। अपॉन में टोटल आउटकम कितने में से आएगा, 38,760 में से। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या आ गई, 1/38,760। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P ऑफ A एंड P ऑफ B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। यहां पे क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर P ऑफ A दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, और साथ में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B इवेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू ये दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि जो ये डेटा दे रखा है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब ये डेटा आपकी नजर में ठीक है या नहीं है, बस ये चीज आपको बतानी है। अगर आपको लगे कि ये डेटा ठीक दे रखा है तो भाई कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, और नहीं तो नॉट कंसिस्टेंटली है, बस ये चीज करनी है। अब कैसे पता चले कि ये डेटा गलत है या ठीक है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जंप करना पड़ेगा, वहां के कंसेप्ट यहां पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखा है हमें 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखा है हमें 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें 0.7 और 0.6। ठीक है। अब हमें कैसे पता लगे कि भाई ये तीनों वैल्यू ठीक है या नहीं है। भाई मुझे तो पता लग गया देखते ही, क्योंकि मेरे कंसेप्ट ठीक है, क्लियर हैं, आपके भी क्लियर होंगे। अभी ये क्वेश्चन बताते ही आपके माइंड में आ जाएगा सर बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बात बताई है, बट हमारे दिमाग से बहुत दूर थी वो। देखो क्या करना है यहां पे, सबसे पहली चीज, अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको छोटा सा समझने के लिए। मान लो कोई भी ए सेट है,
उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस समझना ध्यान से। बी कोई सेट है, इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7। कोई भी एग्जाम्पल ले लेना अपने पास से। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मुझे क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 4 5, यही तो तीन एलिमेंट्स हमारे कॉमन है या नहीं है? तो यहां पे देखो, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है वो ए और बी के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है? ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन जो होगा हमेशा ए सेट से और बी सेट से हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब दोनों के एलिमेंट्स के, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो। तो यहां पे क्या होगा हमेशा? ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन होगा किससे? ए से भी और बी से भी। होगा या नहीं होगा? एग्जाम्पल देख लो, वेन डायग्राम से बता देता हूं। ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है। इंटरसेक्शन क्या होता है? यही तो होता है कॉमन। ये जो कॉमन पार्ट होता है पूरे सेट ए से और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। बट यहां पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए से क्या दे रखा है? बड़ा दे दिया। बी से तो छोटा है, चलो ठीक बात है, बट ए से बड़ा दे दिया तो गलत हो गया भाई डाटा हमारा। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर कंसेप्ट समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? तो यहां पे क्या दे लिखना है हमें? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर दे रखा है पी ऑफ ए से। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट समझ में आ गया? सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसका क्या दे रखा है? सेकंड के अंदर दे रखा है पी ऑफ ए दे रखा है हमें 0.5, पी ऑफ बी दे रखा है 0.4 और पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है हमारा 0.8। अब यहां पे देखो किसकी बात कर रहा है? ए यूनियन बी की। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए के एलिमेंट थे हमारे पास 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है मान लो क्या है? 3 4 5 6 7। अब आपको बोल दे कि भाई ए यूनियन बी बताओ मेरे पास क्या आएगा? यहां पे यूनियन की बात कर रहा है ना, तो यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट राइट डाउन कर देंगे। अब एक बात बताओ, जो ए यूनियन बी है यहां पे वो ग्रेटर है ए से भी और बी से भी। यूनियन ए और बी दोनों से बड़ा ही तो होगा या नहीं होगा? और यहां पे देखो ए यूनियन बी जो दे रखा है बड़ा दे रखा है या नहीं दे रखा है ए और बी से? तो बिल्कुल क्या हो गया यहां पे? करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर है हमारा किससे? पी ऑफ ए से भी और पी ऑफ बी से भी। सो डेटा इज कंसिस्टेंट। तो ये डेटा हमारा क्या है? ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है? यहां पे एक टेबल दे रखी है, यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। भाई छोटी क्लास की यादें तो हमें एनसीईआरटी दिलाता ही रहता है। फिलिंग द ब्लैंक्स छोटे छोटे बच्चे थे तब करते थे, अब भी आपसे करवा रहा है भाई। फिलिंग द ब्लैंक्स तो हम भरवाएंगे ही आपसे, क्योंकि छोटी क्लास में सीख के आए हो। अब यहां पे भी कर लेते हैं भाई थोड़ी सी मेहनत और कर देते हैं अपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्या है? क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है। इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। तो किसी एक वैल्यू को हम देखेंगे कि मिसिंग है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है सारे के सारे क्वेश्चंस में। क्या होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करेंगे, पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। पी ऑफ ए क्या दे रखा है हमारा? लिख लो भाई 1/3। पी ऑफ बी क्या दे रखा है? 1/5। इसमें तो लिख दिया, नेक्स्ट में नहीं लिखेंगे हम। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमारा 1/15 और यूनियन हमने फाइंड आउट करना है। लगा दो फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू किसके होगा, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस में 1/5 माइनस क्या करना है इंटरसेक्शन माइनस का 1/15। एलसीएम बता दो जल्दी से कितना आएगा, 15 आ रहा है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस में 3, 15 से 15 कैंसिल -1 तो कितना आ गया 5 और 3 8, 8 में से 1 गया 7/15 आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कहीं घबरा जाओ सर कैसे कैसे क्या क्या हो गया पता ही नहीं चला। अरे इजी कैलकुलेशन है भाई। एलसीएम लिया 15 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, 1 1 जा 1, 5 और 3 8 में से 1 गया 7, 7/15। हंसो मत, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। ये आ गया, क्लियर हो गया होगा। सेकंड पे चलो। सेकंड के अंदर दे रखा है भाई पी ऑफ ए दे दिया, पी ऑफ बी निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, बस सीधा वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी दे रखा है 0.6 तो भाई 0.6 पुट कर लिया, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.35, पी ऑफ बी निकालना है तो इसको रखेंगे हम एज इट इज, माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है भाई 0.25 तो माइनस में 0.25। समझ में आ गई बात। हमें क्या करना है, पी ऑफ बी निकालना है तो पी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इन सारी वैल्यूज को इस तरफ ले आओ। 0.6 था, ये इस तरफ आएगा माइनस का 0.35 और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 0.25। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो कि थोड़े से भाई जो अब नॉन मेडिकल ले रखा है ना, जिसको ये समझ में नहीं आया ना, वो थोड़ा नॉन मेडिकल पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो बच्चों, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्यों, कई बच्चे सोचेंगे सर आप लेके तो उधर गए हो, रखी इसी तरफ रखे हैं। अरे भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, पी ऑफ बी को इस तरफ रखा है, इन सबको इस तरफ ले जाओ, इक्वल टू में लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे क्या करना है, पी ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये 0.6 माइनस में इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 325,500। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी हमारी, जल्दी सोच के बता दो कितनी आ रही है। यहां पे इसका सम देखेंगे क्या आ रहा है, तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारी 0.35 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, तो यहां पे क्या आ गया 10। तो पी ऑफ बी किसके इक्वल आ गया मेरा 0.5 के। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, तो किसके इक्वल आ जाएगा, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.5 है, प्लस में पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.35 माइनस में यूनियन की वैल्यू है 0.7। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहां पे 0.5 है, ये 0.35 है, तो ये कितना हो गया 0.85 माइनस में 0.7, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 0.15। दिस इज द आंसर गिवन। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, पी ऑफ बी दे रखा है 1/5 एंड पी ऑफ ए और बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है पी ऑफ ए और बी। ए और बी क्या होता है, ये ए और बी का मतलब होता है यूनियन, ए एंड बी होता तो इंटरसेक्शन। ठीक है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और जो ए और बी इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखे हैं। अब भाई कैसे निकाल लें, जिस बच्चे को ये पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है तो वही इस क्वेश्चन को फटाक से कर देगा, अदरवाइज तो बैठे रहो सोचते रहो आगे पीछे चीटिंग के लिए। देखो करना क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है हमें, कितनी है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है, वो क्या है 1/5। हमें निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। अब भाई एक चीज मिसिंग है इसको निकालने के लिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर मुझे पता हो ना तो मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूं, सारे बच्चे कह देंगे। अब यहां पे देखो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है। अब कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो।
मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, फाई के इक्वल, नल वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखो पी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना है। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस में पी ऑफ बी की वैल्यू 1/5 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा नल। तो इसको क्या लिख देंगे हम, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5, क्योंकि नल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लास्ट क्या आ गया हमारे पास, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया इनका 5, 5 से 5 कैंसिल 3 आ गया, 5 से 5 कैंसिल 1 आ गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/5 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी यूनियन की। इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ई 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 1/2 है, एंड पी ऑफ ई एंड एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमें 1/8, देन फाइंड पी ऑफ ई और एफ मतलब ई यूनियन एफ निकालना है और पी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लो, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दे रखी है हमें 1/2 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमें 1/8। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है पी ऑफ ई और एफ। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है हमें। किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला रख देंगे यहां पे बस, पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ एफ माइनस में पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देखते हैं वैल्यू, पी ऑफ ई की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस में 1/2 माइनस में 1/8। एलसीएम बताओ जल्दी से कितना आया 8, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2 प्लस में 2 × 4 = 8, 4 × 1 = 4 माइनस में 8 × 1 = 1, तो यहां पे 1, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5/8 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, पी ऑफ ई यूनियन एफ की। बड़ा सिंपल था, इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। हमें निकालना है पी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। यही तो मतलब हुआ इसका। नॉट ई का मतलब ई डैश होता है, नॉट एफ का मतलब एफ डैश होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है। ठीक है, अब बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा, पी ऑफ ई यूनियन एफ होल डैश बाय डी मॉर्गन लॉ। यही तो होता है। अगर मान लो इनका इंटरसेक्शन है, पूरे का डैश बाहर लेके जाते हैं तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। बस सिंपल है अब निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हम सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो कैसे, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है इवेंट की 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना हो तो कैसे निकलते हैं, 1 - पी ऑफ ए ऐसे करके ही तो निकालते हैं। यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखो हमें इसका पूरे का डैश निकालना है, तो इसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसके इक्वल आ गया 1 - ये ई यूनियन एफ अभी अभी निकालना था हमने, कितना था 5/8। तो कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम, तो 8 - 5 तो कितना आ गया 3/8। दिस इज द आंसर। समझ में आई बात। इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ इज इक्वल टू क्या दे रखिए 0.25। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने ये बताना है कि जो इवेंट ई और एफ है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी दे किसकी रखी है, नॉट ई और नॉट एफ की। तो इसकी हेल्प से हमें देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ई और एफ हैं या नहीं है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होते हैं तो क्या होता है, ई और एफ 2 इवेंट है हमारे, दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, फाई के इक्वल।
मतलब नल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ई और एफ हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जो भी डेटा हमें दे रखा है वहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, ये हमें गिवन है कितना, 0.25। सब कुछ हमें इस स्टेटमेंट से करना है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है पहले वो लिखो। नॉट ई का मतलब क्या होता है, ई डैश, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और नॉट एफ का मतलब क्या है, एफ डैश। मतलब इसकी वैल्यू हमें 0.25 दे रखी है। अब यहां पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे हम। सबसे पहले देखो, इसको अगर मुझे चेंज करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इस कंप्लीट का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 0.25। यही होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ, पता है ना। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर मान लो ये है ई डैश यूनियन एफ डैश, अगर कंप्लीट का हम डैश करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश हो जाता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है। तो यहां पे हमें ई इंटरसेक्शन एफ डैश मिल गया 0.25, और हमें निकालना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, ध्यान से देखो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश। ये फॉर्मूला होता है। देखो कैसे हुआ ये, अगर मान लो कोई इवेंट दे रखा है, मान लो ए इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो दे रखी है हमें 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालनी हो तो कैसे निकलती है, 1 माइनस पी ऑफ ए, ऐसे करके ही तो निकलती है। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें 0.25 दे रखी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू कितनी है, 0.25। तो क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 1 में से 0.25 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0.75। अब होना क्या चाहिए था कि ई इंटरसेक्शन नल होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, 5 मतलब 0 आना चाहिए था। बट यहां पे इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0.75। इसका मतलब कुछ ना कुछ ई और एफ के बीच में कॉमन जरूर है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हमारा 0 या 5। सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें सोल्व आउट करना है। ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है हमें 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है 0.48, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दे रखी है 0.16। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डेटरमाइन पी ऑफ नॉट ए, पी ऑफ नॉट बी एंड पी ऑफ ए और बी। ये 3 पार्ट्स हमने सोल्व आउट करने हैं। बिल्कुल इजीली कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन कोई भी करो मैथमेटिक्स का, सबसे पहले ये देखा करो स्टेटमेंट रीड करके कि गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर सोचा करो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के। ये अगर समझ में आ गए तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कितनी दे रखी है, 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है हमें 0.48, और साथ में दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें 0.16। एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। अब इसकी हेल्प से हमें फर्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल सा तरीका होता है। ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आप ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट कीजिए, और आप कह दो कि सर 0.4% चांस है कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता हूं, तो ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4 को तो 0.6 आ गया, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी ना होने की हो गई। तो ऐसे ही करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कर देंगे सब्ट्रैक्ट।
तो ना होने की आ जाएगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी 0.42, तो 1 में से 0.42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.58। बस सिंपल है। सेकंड पे चलते हैं, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी फाइंड आउट करनी है। नोट बी मतलब इवेंट बी ना होने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ बी डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो किसके इक्वल होगा 1 माइनस पी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है 0.48, ना होने की कैसे निकलेगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.48 और किसके इक्वल आ जाएगी ये 0.52 के। आ गए दोनों पार्ट समझ में। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमने क्या निकालना है थर्ड पार्ट के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है 0.42, पुट कर लो, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है 0.48, कर दी भाई पुट, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.16। सिंपल। अब इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी मेरे पास 0.42 में 0.48 करे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में से 0.16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहां पे कितना हो जाएगा ये 0.9 होएगा, 90 होगा, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे 0.16, तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास, अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.74। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे तीनों के तीनों क्या आ गए आंसर्स। In class 11 of a school, 40% of students study mathematics and 30% students biology. 10% of the class study both mathematics and biology. क्या कह रखा है, एक स्कूल के अंदर क्लास 11th के अंदर 40% स्टूडेंट्स ने तो मैथमेटिक्स ले रखा है मतलब नॉन मेडिकल, 30% स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी ले रखी है मतलब मेडिकल ले रखी है, और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंबाइन ले रखी है मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी दोनों भी ले रखे हैं। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर क्या किया जाए पूरी क्लास से एक बच्चा सिलेक्ट किया जाए रैंडमली फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों जिस बच्चे ने ले रखी हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सिंपली समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो मैथमेटिक्स दे रखा है हमारा 40%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखते हैं, यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। 40% स्टूडेंट आर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की क्या हो जाएगी, P ऑफ M मान लेंगे इसको। 40% दे रखा है तो 40/100, तो कितनी होगी 0/0, यहां पे क्या आ गया मेरा 2/5, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, मैथ वाले स्टूडेंट्स की। अब 30% स्टूडेंट्स किसके हैं, 30% स्टूडेंट्स आर ऑफ बायोलॉजी। जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं उसी तरीके से करना है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 30% है तो 30/100, परसेंट में है तो 100 हो जाएगा ना डिवाइड में, 0 से 0, तो कितनी आ गई 3/10, ये भी पता चल गया। और क्या दे रखा है डेटा, 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। यहां पे देखो वर्ड क्या यूज किया है, एंड मतलब मैथ और बायोलॉजी का इंटरसेक्शन दे रखा है। तो यहां पे हमें क्या दे रखी है, 10% आर ऑफ बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी क्या हो जाएगी, 10% है तो 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी आ गई 1/10। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो भी स्टेटमेंट दे रखी हो, मैं बार बार बोलता हूं बड़े ध्यान से पढ़नी है,
वहीं पे आपका सारा का सारा सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बोल रखा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो स्टेटमेंट बड़े अच्छे से पढ़नी होती है, ये मत सोचा करो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कर रखा है 1 मिनट में कर लूंगा। अब यहां पे क्या करे, वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर ले, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दे दे, तो इसका मतलब ये यूनियन दे रखा है हमें। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहे हो ना नेक्स्ट क्लासेस पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें इंटरसेक्शन दे रखा है 1/t रो 10। अब हमने निकालना क्या है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब यूनियन फाइंड आउट करना है मैथ और बायोलॉजी का। तो हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ यूनियन बायोलॉजी हमारा क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी इज इक्वल टू किसके होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ एम यूनियन बी इज इक्वल टू, पी ऑफ एम देखो बच्चों क्या है 2/5 रख दिया भाई, प्लस में पी ऑफ बी देखो कितना है 3/10 रख दिया, माइनस में इंटरसेक्शन है 1/10। अब इसको तो सोल्व आउट इजिली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम आ गया इसका 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, प्लस में 3 माइनस 1। अब ये क्या हो गया, 4 + 3 7, 7 में से बन गया 6/10। 6/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.6। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, मैथ और बायोलॉजी की। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, एक कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके अंदर 2 एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और ग्रेडिंग जो है उन दोनों एग्जामिनेशन के बेसिस पे दी जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7, और सेकंड वाले एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। अब यहां पे क्या कर रखे है, एटलीस्ट वन को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। हमें एक इवेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये हमारा क्या है, एग्जामिनेशन। इसके अंदर एक तो फर्स्ट एग्जाम है हमारा, एक सेकंड एग्जाम है। इसको हम ए इवेंट मान लेते हैं, इसको हम बी इवेंट मान लेते हैं। ए इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8, बी इवेंट को करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7। ये चीज तो हमें पता लग गई। उसके बाद क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। ऐसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि मतलब कम से कम एक एग्जाम तो बच्चे ने पास किया ही हो, या फर्स्ट किया हो या सेकंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 दे रखी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। ए यूनियन बी ही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो करता है, तो वो कितनी दे रखी है 0.95। अब दोबारा मैं बताऊंगा यहां पे आपको कैसे पता चला कि 0.95 यूनियन गिवन है हमें, बस यहीं पे कंफ्यूजन होगी, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट एक एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है 0.95। अब ध्यान से देखो, ए अगर मान लो कोई इवेंट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी इवेंट है 4 5 6, तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों को ऐड करके कंबाइन लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है यूनियन। तो यहां पे क्या आता है, इन दोनों का टोटल, और जो कॉमन वैल्यू होती है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, ए और बी की वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो ये यूनियन है, हमेशा क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू से ग्रेटर मिलेगा। इंटरसेक्शन होता तो कम मिलता, ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.8, सेकंड को एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है हमें 0.95। दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से भी आपको पता चल सकता है, दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ए भी होना चाहिए बी भी,
तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट समझनी है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है 0.7 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है 0.95। सोल्व आउट कर लो इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया 0.8 और 0.7 कितना हो गया हमारा 0.15, सॉरी 8 और 7 क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1.5 माइनस में 0.95। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.55। दिस इज द आंसर। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्जाम को पास करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, और किसी भी एग्जाम को ना पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। तो हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने बतानी है। ठीक है, तो यहां पे इंग्लिश और हिंदी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश के इवेंट को हम ई से डिनोट कर लेंगे और हिंदी के इवेंट को एच से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ए और बी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे आपका दिल करे वैसा। सबसे पहले हमें बोथ एग्जामिनेशन दे रखे हैं, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो मतलब इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन दे रखा है 0.5। तो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी क्या दे रखा है 0.5। फर्स्ट चीज मिल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। नाइदर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और साथ में इंटरसेक्शन बी डैश क्या दे रखा है हमें 0.1। दोनों को ना पास करने की, दोनों मतलब कंबाइंड है तो इंटरसेक्शन हो गया, और यहां पे क्या दे रखा है, उसकी ना पास करने की प्रोबेबिलिटी ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश दे रखा है 0.1। उसके बाद हमारा दे रखा है यहां पे ये हिंदी है, हिंदी लेंगे इसको। ठीक है, और हमें और क्या दे रखा है, इंग्लिश के पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश ये हमें दे रखी है 0.75। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एग्जामिनेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कैसे निकले भाई, हिंदी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकले, हमें यहां पे इंटरसेक्शन दे रखा है, अगर मुझे यूनियन मिल जाए, क्या मिल जाए, ई और एच का, इंग्लिश और हिंदी एग्जामिनेशन का यूनियन मिल जाए, तो मैं इजिली अपनी फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे मिलेगा, वो इससे मिलेगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश हमें दे रखा है 0.1। अब यहां पे यूज करेंगे हम डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच कंप्लीट का डैश किसके इक्वल हो जाएगा 0.1। दोनों के ऊपर डैश था, बाहर डैश लेके आएंगे तो इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन। तो ये किससे होता है, डी मॉर्गन लॉ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश मिल गई मुझे 0.1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच निकालना है मुझे, तो वही चाहिए सोल्व आउट करने के लिए। तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का डैश। ये यूनियन की ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो होने की कैसे निकलेगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस 0.1, तो किसके इक्वल आ गया 0.9 के इक्वल। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। आ गया ना सिंपल। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। ई यूनियन एच क्या दे रखा है 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या दे रखी है हमें 0.75, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी हमें निकालनी है, माइनस में ए ई इंटरसेक्शन एच कितना दे रखा है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालनी है तो इन टर्म्स को ले जाएंगे यहाँ पे 0.9
माइनस में 0.75 और यहाँ पे प्लस में 0.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, क्या आता है यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे 0.9 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.4 माइनस में 0.75 करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एग्जामिनेशन कितनी आ गई, हिंदी को पास करने की 1.4 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.65। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। जो भी डेटा हमें दे रखा है उसकी हेल्प से हम देखते हैं क्या कुछ और फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमें अपने फॉर्मूले में रिक्वायर्ड हो। इंटरसेक्शन दे रखा था, ई दे रखा था, एच भी मिसिंग है और यहाँ पे यूनियन भी मिसिंग है, दो मिसिंग थी टर्म। तो क्यों ना हम इस टर्म से अपनी यूनियन निकाल लें, डी मॉर्गन लॉ लगा के यूनियन निकल गया तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC, 32 opted for NSS एंड 24 opted for both NCC एंड NSS। क्या कहा है, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स जो है NCC के लिए सिलेक्टेड हैं, 32 जो हैं वो NSS के लिए हैं और हमारे जो 24 स्टूडेंट्स हैं वो NCC और NSS दोनों के लिए हैं। इफ़ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाए रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या करना है, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, ना तो एनसीसी हो ना एनएसएस हो, दोनों ही नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और क्या है, ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, जिसके पास एनएसएस है और एनसीसी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीसी एनएसएस और बोथ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, एनसीसी के लिए कितने सिलेक्टेड हैं 30, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑप्टेड स्टूडेंट फॉर एनसीसी कितने हैं 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी एनसीसी की, तो यहां पे हम एनसीसी को इवेंट ए से मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से, तो गड़बड़ ना हो जाए। तो ये ए इवेंट मान लिया, तो कितने हैं 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे और आउट ऑफ कितने 60, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहां पे 1/2, मतलब हाफ चांसेज हैं कि एनसीसी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। उसके बाद हमारे क्या करने हैं, ऑप्टेड स्टूडेंट फॉर एनएसएस, वो कितने हैं 32, तो इसको इवेंट बी मान लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 32 अपॉन में टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने 60। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितने पे कट हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पे कट हो रहा है, पहले 4 पे कट कर लो, 4 8 जा 32 और यहाँ पे 15, 8/15 हो गया। अब और क्या दे रखा है, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, एनसीसी एंड एनएसएस दे रखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन गिवन है हमें। तो यहां पे क्या गिवन है, और हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं 24 अपॉन में टोटल कितने थे 60, तो यहां पे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 से हमारा जो कट हो रहा है तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 12 से भी हो रहा है, 12 2 जा 24, 12 5 जा, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये चीजें पता चल गई, पी ऑफ ए आ गया इवेंट ए, पी ऑफ बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर। स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकालनी है। पता लग गया ना, और आया हुआ है तो यूनियन निकलेगा। कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, पी ऑफ ए कितना है हमारा 1/2 प्लस में पी ऑफ बी कितना है 8/15 माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है हमारा 2/5। इसको सोल्व आउट करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 15 जा, यहाँ पे आ जाएगा 16 -5 6 जा 6 2 जा 12,
तो कितना आ गया यहाँ पे 15 और 16 क्या हो गया 31, 31 में से 12 गया तो हमारा कितना आ गया 19। तो 19/30 क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझना सेकंड के अंदर क्या निकालना है। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और नाइदर नोर की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या निकालना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और नोर एनएसएस, ना तो वो एनसीसी के लिए हो ना एनएसएस के लिए हो, तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। किसके इक्वल होगा हमारा, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ यूनियन बी का डैश। पी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखा है कितना है 19/30, अभी अभी निकालना है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 19/30। इसको एलसीएम लेके 16 आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 19 क्या आ जाएगा 11/30। दिस इज द आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को यहां पे 16 आउट कर लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस तो हो बट एनसीसी ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये मान लो इवेंट ए था हमारा, ये मान लो इवेंट बी था। ए इवेंट किसके लिए है, एनसीसी के लिए, और बी इवेंट किसके लिए है, एनएसएस के लिए। ए इवेंट में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे 30, बी इवेंट में कितने थे 32। ए में कितने थे 30, बी में कितने थे 32, और कॉमन कितने थे जो दोनों के थे वो 24 थे, मतलब ये दे रखा है हमें 24। हमें निकालना क्या है, ध्यान से समझो। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, मतलब स्टूडेंट के पास एनएसएस होना चाहिए बट नॉट एनसीसी, एनसीसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, इसको तो भूल जाओ, ये बच गया हमारा, ये पूरा हमारा एनएसएस का है बी वाला। इसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स है 32, और 24 ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, तो ओनली बी के कितने बचे 32 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे ही तो निकलेंगे खाली एनएसएस के, बस यही काम करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे अगर मैं निकालूंगा तो एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है, बी में से ए के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो किसके इक्वल होगा यहाँ पे एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एनएसएस वालों में से दोनों के कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसके इक्वल आ गया, एन ऑफ बी कितने हमारे 32 माइनस में कॉमन कितने हैं 24। तो अकेले 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली एनएसएस के लिए हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो 8 ओनली ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने खाली एनएसएस सेलेक्ट कर रखी है। अगर मान लो यहां पे एनसीसी की बात करता तो 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देते, 6 ऐसे स्टूडेंट हो जाते जिन्होंने क्या कर रखा है हमारा ओनली एनसीसी सेलेक्ट कर रखी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द आंसर। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दिया करो, जहां पे भी आपको डाउट लगे आप उसको मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज।